कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आई गेस है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग रेजिस्टेंस तक हम लोग की बात चल रही थी। ठीक है, उससे पहले हम लोग ने ओम्स लॉ को डिस्कस किया था। ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था, और रेजिस्टिविटी के बारे में भी हम लोग ने समझा था। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो लेट्स, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमें जो गिवन है 11.3, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट सोर्स है हमारे पास वोल्टेज का। ठीक है, वोल्टेज हमें गिवन है, वोल्टेज यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पे हम लोग अपना अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वोल्टेज हमें लिख दिया गया है, 220 वोल्ट का वोल्टेज है सोर्स का, और कितना करंट वो ड्रॉ करेगा इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, रेजिस्टेंस फिलामेंट का दे दिया है हमें 1200 ओम इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग सिंपल ओम्स लॉ लगाकर निकाल लेंगे। E इक्वल टू आई आर, आई हो जाएगा बी बाय आर, ये हो जाएगा आपका 220 अपॉन 1200। ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 वन पॉइंट कुछ आ जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, नीचे 10 बचेगा तो ये आ जाएगा 1.8, तो इसको हम लोग कर लेंगे 0.18। 0.18 एम्पियर आ जाएगा आपका यहाँ पर पहले वाले का आंसर। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब आपका इतना करंट ड्रॉ कर रहा है व्हेन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम। अब यहाँ पर हीटर का दे दिया है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर करंट निकल जाएगा, करंट हो जाएगा 220 बाय 100, ये आ जाएगा आपका 2.2 एम्पियर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी कम होगा, और जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस कम करोगे वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। तो ऑल सारा खेल किसका है, आपका रेजिस्टेंस का है और उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक और यहाँ पर क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक आपका टर्मिनल्स पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक हीटर कितना आ रहा है, 60 वोल्ट आ रहा है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब आपका करंट क्या है 4 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट आ रहा है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। 120 वोल्ट अगर हम लोग इंक्रीज कर दे तो यहाँ पर आपका कितना करंट ड्रॉ होगा फ्रॉम द हीटर। तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस नहीं गिवन है। तो V इक्वल टू आई आर निकाल कर हम लोग रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे। रेजिस्टेंस हो जाएगा V अपॉन आई, क्योंकि मटेरियल सेम है, इलेक्ट्रिक हीटर सेम है, तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम ही रहेगा इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप 120 वोल्ट भी बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस आपका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हीटर का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले 60 वोल्ट और 4 एम्पियर को रख कर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 ओम। तो आफ्टर गेटिंग अ रेजिस्टेंस, तो देन वी कैन अप्लाई सेकेंड फॉर्मूला इक्वल टू आई आर, जिसमें आई डैश हमें निकालना है और वी डैश हमें गिवन है। ठीक है, और आर हमारा सेम रहेगा। तो वी डैश कितना गिवन है हमें 120 वोल्ट, अगर हम लोग ने बढ़ा दिया तो करंट कितना आ जाएगा, तो वो हमें निकालना है। तो आई डैश कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 वन 15, 15 8 ज़ा 120, तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा 8 एम्पियर, जब हम लोग 120 वोल्ट बढ़ा देंगे वोल्टेज को।
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे हमें सॉल्व करना है। अब चलते हैं कुछ इंटेक्स क्वेश्चन आंसर की तरफ। उससे पहले हमारे पास और भी दो क्वेश्चन हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 11.5 और 11.6, ये आपका किसके ऊपर है? ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस के फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है। लेंथ है रेजिस्टेंस की 1 मीटर, सॉरी लेंथ है मेटल वायर की 1 मीटर। रेजिस्टेंस हमें गिवन है 26 ओम, और टेम्परेचर से हमारा कोई अभी लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। डायमीटर ऑफ द वायर कितना गिवन है? डायमीटर हो जाएगा 0.3 mm। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसमें मीटर को चेंज करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे कन्वर्जन भी आना चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ SI यूनिट के फॉर्म में ही करना है। ये आपका डायामीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं हम। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वायर कितना हो जाएगा? πr² होता है, ठीक है। r² कैसे निकालेंगे हम? r की जगह हम क्या रख देंगे? r के जगह हम रख देंगे d, ठीक है। d को r के टर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? तो r को हम लोग लिख सकते हैं d/2 का स्क्वायर, ठीक है। d/2 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे πr d² हम लोग लिख सकते हैं एरिया, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया, ये हो गया l, ये हो गया r। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें क्या निकालना है? व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग का होता है R = ρl/a, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? RA इंटू डिवाइडेड बाय एल, तो RA/L। तो R की जगह हम लोग कितना रखेंगे? 26 ओम रखेंगे। और फिर हमारे पास आ जाएगा एरिया, एरिया हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू रखेंगे हम 3.14, ठीक है। जब आपको पाई की वैल्यू कुछ गिवन ना हो, मेंशन ना किया हो क्वेश्चन में, तो आप हमेशा 3.14 लेके सॉल्व करेंगे, ना कि 22/7, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14। डी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू एल। एल कितना है हमारे पास? 1, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट का कन्वर्जन करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, और ये हो जाएगा 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 इंटू 3 इंटू 3.14 इंटू 26/4 एल, 4 इंटू 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे जाएगा लंबा, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? तो 4 × 1 = 4, 4 7 × 28, तो यहाँ पे बचेगा 3, 4 8 = 32, 4 5 20। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हेयर वी गेट आवर आंसर 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर आपका आ जाएगा रेजिस्टिविटी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? थ्योरेटिकली है, ठीक है। तो चलिए, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। यहाँ पर कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड डायरेक्टली ऑन लेंथ, इन्वर्सली ऑन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेंथ और एरिया पर, एरिया और लेंथ फैक्टर पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है? विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल when connected to the same source? Why? Let the resistance of a electric component remains constant while the potential difference across two ends of the component decreases to half of its value.
एक मिनट रुको, यहाँ पर आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पर आई थिंक मेरा क्वेश्चन मिक्स हो गया। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पार्ट को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते देखें। यहाँ पे बोला क्या गया है, ठीक है, यहाँ बोला गया है कि क्या करंट थिक वायर में ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा या फिर थिन वायर में। तो यहाँ पर इसका आंसर है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है, करंट को इजीली फ्लो करने के लिए क्या चाहिए कि रेजिस्टेंस कम हो। करंट को इजीली फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, अगर ज़्यादा करंट हमें फ्लो कराना है, इजीली करंट फ्लो कराना है, तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए किसी भी कंडक्टर का। और रेजिस्टेंस कम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पे यही बात है कि एरिया बढ़ोगे मतलब थिकनेस बढ़ेगी कंडक्टर वायर की। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे मतलब थिकनेस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिसके कारण करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात सही है कि करंट को ज़्यादा इजीली फ्लो कराने के लिए हमें वायर को थोड़ा थिक करना पड़ेगा। थिन करेंगे तो रेजिस्टेंस वहाँ पर बढ़ जाएगा, जिसके कारण करंट फ्लो भी कम होगा। ठीक है, अगर आप सेम सोर्स से करवा रहे हो तो मतलब वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हो दोनों वायर्स के, थिन वायर और थिक वायर के, तो वहाँ पर आपका थिक वायर में ज़्यादा करंट फ्लो होगा थिन वायर के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पे वायर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब लेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू द हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। यहाँ पे सिंपल बोला है कि रेजिस्टेंस को आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। रेजिस्टेंस को मैं यहाँ कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा है, वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या रखा है, दोनों एंड में ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू द हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। मतलब रेजिस्टेंस आपका सॉरी वोल्टेज आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि क्या करंट में कोई चेंज आएगा। तो यहाँ आपको देखना है कि करंट आपका इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो वैसे वैसे आपका करंट बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे अगर आप वोल्टेज यहाँ पे कम कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, तो करंट भी क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज आएगा करंट। Why are coils of electric toasters and electric iron made up of an alloy rather than having pure metal? ठीक, तो यहाँ पे डेटा 1.2 का हम लोग 11.2 का इस्तेमाल करके हमें ये आंसर करना है कि क्यों हम आयरन की जगह, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो आयरन से टोस्टर होते हैं उसमें हम लोग मेटल की जगह एलॉयस का क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका रीज़न होगा 11.2 वाले टेबल पे। 11.2 वाला टेबल हम लोग के पास देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा कम किस में होती है, मेटल्स में होती है। ठीक है, और यहाँ पर एलॉयस कैसे बनते हैं, आपका मिक्सचर होते हैं बहुत सारे मेटल्स का। ठीक है, जब बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर होता है तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही मॉडरेट हो जाती है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। ठीक है, जिसके कारण वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट बन जाते हैं। ठीक है, हीट बहुत अच्छे से सह पाते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स आपके नो डाउट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। ठीक है, बट एलॉयज में मिक्सचर होता है बहुत सारे आपके मेटल्स का, जो कि एक मॉडरेट लेवल देता है। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा, अगर आप सॉरी कम कर दोगे रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पर करंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा वोल्टेज हमें देना पड़ेगा। बट यहाँ पर एलॉयज में क्या होगा कि कम वोल्टेज में भी अच्छे से करंट फ्लो कराकर वो हीट जनरेट कर कर एक नॉर्मल सा हीटिंग टेम्परेचर दे सकता है। मेटल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हीट कर जाएगा और हमारे जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन्स में हम लोग यूज़ करते हैं किसको, इसको, एलॉयज को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है,
विच अमंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज बेटर कंडक्टर, आयरन और मर्क्यूरी में सबसे ज़्यादा बेटर कंडक्टर कौन सा है। और विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर हमारा सिल्वर हो जाएगा क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, पावर 10.8 ओम के बराबर होती है। ठीक है, और आयरन और मर्क्यूरी में सबसे बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा आपका, आई थिंक, आयरन। ठीक है, आयरन और मर्क्यूरी में यहाँ देख सकते हैं, आयरन और मर्क्यूरी में बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, आयरन है। ठीक है, तो हेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंटेक्स क्वेश्चन आंसर। तो अगले लेक्चर के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिस्टम्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर्स को हम लोग सीरीज और पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।